मतलब जनता का ही ये सवाल है, कहना है कि जो मोहल्ला क्लिनिक है उनमें फर्स्ट एड सुविधा ठीक नहीं है। इस पर मतलब आपने कभी दौरा किया है इस बारे में? किरबी प्लेस में हम लोग भी गए, हमने काफ़ी दौरा किया, अंदर तक हम लोग घूमे, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों के बीच में है कि लाइट नहीं आती है, वहाँ पे कनेक्शन नहीं है। उन्होंने बोला है कि हमने बिजली के कनेक्शन भी कोर्ट में फाइल किया हुआ है हमने। यहाँ की विधानसभा में सबसे ज़्यादा पानी को लेकर समस्या आ रही है इस वक्त, जब कोरोना काफ़ी मतलब पीक पर चल रहा था, उस टाइम पे आप यहाँ पे नहीं थे। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। सैन्य छावनी के लिए मशहूर दिल्ली कैंट के विधायक वीरेंद्र सिंह कादियान जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार सर, ये बताइए, सबसे पहले जनता के बहुत सारे सवाल जवाब हैं, लेकिन सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। मैं पहले एयरफोर्स में था, उसके बाद वहीं पे मैंने एलएलबी की पढ़ाई करी और अब फिर वकील बना। 2012 में अन्ना हजारे जी का मूवमेंट चला, जिसमें माननीय आज के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, सभी लोग इसमें इन्होंने हिस्सा लिया और मैं भी इसका पार्ट था। फिर पार्टी बनी और मैं पॉलिटिक्स में आ गया। पॉलिटिक्स में आने का क्या उद्देश्य था आपका? एयरफोर्स में आने से पहले भी मैंने एक जनता सेवा समिति के नाम से समिति बनाई थी, जिसमें हमारा मकसद ये था कि जो युवा गांव के लोग थे, बच्चे थे, उनको खेलने कूदने के लिए प्रोत्साहन मिले। धीरे धीरे करके फिर सेना में आना पड़ा, क्योंकि रोज़गार भी, घर की समस्याएं थी, जिम्मेवारियां थी। और फिर जब बाद में पढ़ाई करके वकालत शुरू करी, अपनी पूरी नौकरी भी करी मैंने, और अब लोगों की सेवा के लिए ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, पॉलिटिक्स में आ गया मैं। आपने मतलब जन सेवा के लिए पॉलिटिक्स में कदम रखा, तो ये बताइए कि जन सेवा के माध्यम से मतलब कितनी सेवा अभी तक आप कर पाए अपने कार्यकाल में? देखो, आप राजनीति को दो एंगल से लोग देखते हैं। एक तो कहते हैं कि जन सेवा का माध्यम है, दूसरा कहते हैं कि भाई लोगों की पर्सनल इच्छाएं होती हैं। तो जनता के बहुत से मुद्दे होते हैं। जैसे आम आदमी पार्टी जो पार्टी बनी, इसका मकसद ये था कि लोगों को डायरेक्ट सुविधाएं मिले। जैसे आज देख रहे होगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं का सम्मान, महिलाओं के लिए बहुत सी योजनाएं, जन कल्याण की ऐसी बहुत सी योजनाएं। अब जैसे कोरोना के दौरान इन्होंने खुद मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी और हम सब लोग, पूरी टीम लोगों के बीच जा जा के उनकी जो हर संभव प्रयास उनकी मदद करने का था, वो हम लोगों ने किया। अच्छा सर, अभी आप खुद ही कह रहे हैं कि मतलब राजनीति में उतर के ही जनसेवा की जा सकती है कई हद तक, लेकिन साथ में ये बताइए कि क्या लोगों के लिए या फिर जो हमारे युवा हैं, क्योंकि आप जो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं इससे मतलब ऐसा हो सकता है कि लोग माने कि राजनीति में उतर के ही जनसेवा की जा सकती है, कोई और विकल्प होता है इसके अलावा? हाँ, और विकल्प भी हैं। एनजीओज़ हैं और हमारे बहुत से समाज सेवी संगठन हैं, जिन्होंने अभी, मैं तो ये कहूँगा कि हमारे धार्मिक संस्थान जैसे गुरुद्वारा, ये सत्संग के लोग, इन लोगों ने भी देखो अब कोरोना काल में कितनी मदद करी। इन्होंने ऑक्सीजन पहुंचाया, लोगों को दवाइयाँ मुहैया कराई, छोटे छोटे क्वारंटाइन सेंटर बना के उनकी मदद करी, राशन वितरण किया। तो और बहुत सी संस्थाएं हैं, हमारी सामाजिक संस्थाएं भी हैं, हमारी धार्मिक संस्थाएं भी, हमारी एनजीओज़ भी हैं, वो भी अच्छी सेवा कर रहे हैं, जन सेवा। अच्छा सर, आपने संस्थाओं की बातें करी कि मतलब कोविड में बहुत सारा काम उन लोगों ने किया। अच्छा, ये बताइए आपकी मतलब दिल्ली कैंट विधानसभा के लिए कोरोना महामारी में, क्योंकि दिल्ली ने बहुत ज़्यादा क्राइसिस झेला है, जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट रही हो या सेंट्रल गवर्नमेंट रही हो, सभी विफल रहे हैं। आप ये बताइए कि आपने विधानसभा के लिए किस तरीके की सुविधाएं मुहैया कराई? दिल्ली कैंट विधानसभा जो है खुला एरिया है। अगर दिल्ली के बाकी हिस्सों की उस पर देखे जाए, यहाँ पे दो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, एनडीएमसी और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड, दिल्ली सरकार और फौज की एजेंसीज़ हैं। यहाँ पे आर्मी हॉस्पिटल है, बेस हॉस्पिटल है, और कोरोना काल के दौरान यहाँ पे डीआरडीओ का एक बहुत बड़ा अस्पताल बना, जिसमें सारी सुविधाएं थी, जो 500 बेड का था। इसके अलावा कई अस्पताल हैं, जैसे हमने दीनदयाल में बहुत से लोगों को रेफ़र कराया। यहाँ पे गुरुद्वारा के लोगों ने, मंदिर के लोगों ने, सामाजिक संस्थाओं के लोगों ने जगह जगह पे अपनी सेवा दी। अच्छा सर, ये बताइए, इसी में मतलब एक क्रॉस क्वेश्चन है, मतलब आप ही के विपक्षी दलों का कुछ का कहना है कि जब कोरोना काफ़ी मतलब पीक पर चल रहा था, उस टाइम पे आप यहाँ पे नहीं थे, तो सुविधाएं मतलब किस तरीके से दी गई, ये कथन ठीक है? मैं यहाँ पे हमेशा ही रहा हूँ, मैं एक दिन भी यहाँ से बाहर नहीं गया, और मैं करीब करीब 60-70 लोगों को मैंने एडमिट भी कराया है, डीआरडीओ में भी कराया है, और कई अस्पताल दीनदयाल हमारे पास में, मणिपाल कराया, जिस जहाँ जहाँ भी लोगों को कई सेंटर हैं उनमें कराया है। ये 200% बात झूठी है, क्योंकि अब कोरोना का काल था और महामारी बहुत उसमें थी। ये
एक राजनीतिक हर जगह बीजेपी का एजेंडा होगा, क्योंकि इन्होंने हर जगह ये पोस्टरबाजी करी थी कि भाई हर क्षेत्र के लोगों कहते थे ये यहाँ नहीं था, ये यहाँ नहीं था, यहाँ नहीं था। मैं बाहर निकल के मैंने सोशल मीडिया पे अपनी बाय वो भी दिया था कि भाई मैं यहाँ हूँ, कभी भी किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। ये तो जनता जानती है ना, आप जनता से पूछ लो। जी, आपको लगता नहीं है कि विपक्षी दल का होना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक वो अगर खिंचाव नहीं करेंगे तो हो सकता है कि वो दल काम ना करे। देखो, विपक्ष का होना, मजबूत विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है, परंतु उसकी मंशा ठीक होनी चाहिए। मंशा होनी चाहिए लोगों के हित की बातें करने की। अब देखो, महंगाई है, इतनी बड़ी महंगाई बढ़ गई। पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग 343 रुपये सिलेंडर था और पेट्रोल 60-70 था, तब कपड़े उतार के घूम रहे थे रोडों के ऊपर, सब कुछ कर रहे थे। और आज 100 का आंकड़ा पार कर चुका पेट्रोल डीजल, और गैस सिलेंडर 1000 के आसपास पहुंच गया है। तो विपक्ष नहीं है, कांग्रेस में 40-50 के आसपास MP है, वो कुछ कह ही नहीं पा रहे, वो उसको उजागर नहीं कर पा रहे। तो विपक्ष का होना, मजबूत विपक्ष का होना और अच्छी मंशा से जनता के हितों की बात करना वो आवश्यक है, जिससे अगर हमारी नॉलेज में कुछ बात नहीं आए, तो जो सत्ताधारी लोग हैं उनकी नॉलेज में कुछ बात नहीं हो तो वो आए। माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने तो बहुत बार ऐसा स्वागत किया है कि भाई ठीक है, आपने बताया, हम इसको सुधार कर लेंगे। जागरूकता लानी चाहिए बार बार, चाहे कोई भी लाए, चाहे पार्टी के लोग लाएं, विपक्ष के लाएं, पक्ष के लाएं, और उनका स्वागत होना चाहिए। जी, अभी आपने माननीय अरविंद केजरीवाल जी की बात करी, उनकी स्कीम तो मतलब बहुत सारे लोग सुनते हैं, लेकिन जहाँ तक हमें लगता है ग्राउंड पे उतरकर या फिर लोगों के बीच में जाकर, ऐसा लगता है कि जो उनके अंडर में मतलब विधायक आते हैं, जो उनको निधि भी दी जाती है काम करने के लिए, उस पर खरे नहीं उतर पाते हैं। ये क्वेश्चन इसलिए क्योंकि यहाँ की विधानसभा में सबसे ज़्यादा पानी को लेकर समस्या आ रही है इस वक्त। तो जहाँ पर आपने देखा है दिल्ली सरकार ने वादे किए हैं कि 20,000 लीटर मुफ्त पानी मिलता है, लेकिन अभी भी लोग टैंकरों के लिए भी लड़ रहे हैं। मैंने कहा, दिल्ली कैंट विधानसभा जो दिल्ली की बाकी 70 विधानसभा हैं उनसे बिल्कुल अलग है, और मैं ये मानता हूँ कि दिल्ली कैंट विधानसभा एक प्रकार से वन ऑफ द बेस्ट असेंबली है। यहाँ पे एक तो भीड़ भड़का कम है, सब कुछ नियमित है, और रही बात पानी की समस्या की, यहाँ पे सिविल एरिया में दिल्ली जल बोर्ड का पानी नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड का पानी माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने 2019 दिसंबर के आसपास मंजूर कराया था, परंतु इन्होंने NOC वगैरह नहीं दी। आर्मी का क्षेत्र पड़ता है, तो इन्होंने अब NOC दे दी 2020 में जून में। हमने जरेडा विलेज है जो जिसमें काफ़ी पॉपुलेशन है, वहाँ पे पाइपलाइन बिछा दी ऑलरेडी, और मेहराम नगर और पुरानी नांगल वहाँ पे टेंडर करवा दिया। 12 तारीख को टेंडर खोलेगा। प्रहलादपुर गांव है, उसके लिए वर्क ऑर्डर करा दिया है। सिविल एरिया के लिए हमारे आने के बाद ये सारे काम हुए हैं, और ये पानी जैसी बारिश होगी ना, अभी पानी की दिक्कत पूरी सब जगह ही चल रही है, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड वाटर है, और ग्राउंड वाटर का जो वाटर टेबल नीचे चला जाता है, तो इसके चलते थोड़ी सी समस्या है, बाकी ज़्यादा समस्या नहीं है। सर, लोग वही कह रहे हैं कि मतलब कि अब पानी का स्तर इतना नीचे हो चुका है, क्योंकि टेम्परेचर हम सभी जानते हैं दिल्ली में कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो बोरवेल का पैसा भी ज़्यादा लगता है, क्योंकि जितना फिट नीचे जाएगा वो उतने पैसे उसके ज़्यादा लगेंगे, तो जनता कहाँ जाए फिर ऐसे में? नहीं, अभी दिल्ली जल बोर्ड का पानी आ जाएगा, सदर बाजार में पानी आ गया है इस एरिया में। कितना इंतजार करना पड़ेगा आप ये बताइए? ये बारिश हो जाएगी। मैंने जैसे कहा कि टेंडर हो चुका, 12 तारीख को टेंडर खोलेगा, तो 3-4 महीने में पाइपलाइन का काम भी हो जाएगा। एक गांव में ऑलरेडी पाइपलाइन बिछ चुकी है, तो मेरी जानकर मैंने बात की थी वहाँ दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों से बात की थी, उन्होंने कहा कि जैसे ही बारिश होगी, थोड़ा सा नॉर्मल सिचुएशन होगी, हम पानी छोड़ देंगे इसमें, और फिर पानी चलता रहेगा। 3-4 महीने में पानी की पाइपलाइन बिछ जाएंगे, फिर इनमें पानी चलता रहेगा। और बाकी रही बात, मैंने अभी मंत्री जी से बात की थी, उन्होंने ये कहा कि STP का पानी यहाँ पे जो तालाब वगैरह हैं या पौंड हैं उनमें छोड़ देंगे, ताकि वाटर टेबल ऊपर हो जाए। बाकी वाटर हार्वेस्टिंग के भी यहाँ पे जगह जगह प्रोजेक्ट चले हुए हैं। बात वही है कि गर्मी के सीजन में वाटर टेबल नीचे चला जाता है, जिससे पानी की थोड़ी सी समस्या आ जाती है। ज़्यादा नहीं है यहाँ समस्या, जो कि हम टैंकर वैंकर भेज के पूरी कर लेते हैं। अच्छा सर, ये तो बात हुई पानी की काफ़ी समस्या बनी हुई है, लेकिन एक अनचाहा पानी के बारे में शायद आप जानते होंगे, क्योंकि कच्ची कॉलोनियाँ भी मद्देनज़र जहाँ तक है कि आप लोगों को रखनी चाहिए, और आप लोग रखते भी हैं, लेकिन वहाँ पर भी दिक्कतें आती हैं सड़कों को लेकर। बारिश होती है, पानी भर जाता है, लोगों के घरों के अंदर तक पहुँच जाता है, तो इसमें लोग काफ़ी परेशान है कि सड़क को लेकर कोई काम नहीं हो रहा है। मैं जब से आया तो पालम फाटक से लेके और प्रहलादपुर विलेज वाली जो सड़क है 22 साल से नहीं बनी थी, उस पर डिस्प्यूट था कि कोई कह रहा है सड़क DDA की है, कोई कह रहा था आर्मी की है, कोई कह रहा था किसी और की एजेंसी की है। तो हमने
एमएलए फंड से 2 करोड़ का बजट जो इसके लिए वो किया, और वो सड़क अभी 40% बन चुकी है, काम ऑलरेडी चल रहा है और 15-20 दिन में पूरा काम हो जाएगा। जो सड़क 22 साल से नहीं बनी वो अब सड़क बन रही है, और वो अभी हमने सीसी की बनाई है, ताकि वैसी सड़कें तो टूट जाती है ना बार बार, इतना मोटा वो करके हमने सीसी की बहुत चौड़ी सड़क, बहुत बढ़िया सड़क बनाई है, आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा झुग्गियों के चारों तरफ हमने संजय कैंप के चारों तरफ सड़क बना रहे हैं, सारी गलियां पक्की कर दी, विवेकानंद कैंप के बाहर सड़क बना दी, गलियां पक्की कर दी। क्री प्लेस झुग्गी है, यहाँ पे भी हम अंदर से पक्का वो बना रहे हैं, रास्ता बना रहे हैं। कई जगह हर झुग्गी में हमने टॉयलेट बनाए हैं, पहले टॉयलेट नहीं थे। सर, किरबी प्लेस की आपने बात करी, किरबी प्लेस में हम लोग भी गए, हमने काफ़ी दौरा किया, अंदर तक हम लोग घूमे, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों के बीच में है कि लाइट नहीं आती है, वहाँ पे कनेक्शन नहीं है। उन्होंने बोला है कि हमने बिजली के कनेक्शन भी कोर्ट में फाइल किया हुआ है हमने, लेकिन अटका हुआ है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखो, जब मैं कह रहा हूँ ना कि 2 प्रकार के लोग हैं राजनीति में, एक तो हल्ला बोलने वाले, मतलब दिखावा करेंगे कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। एक होते हैं साइलेंट वर्कर, जो काम पहले करते हैं, बताते बाद में। आपने घुमा, मैंने देखा था, टॉयलेट था नहीं पहले, संजय कैंप में गाड़ियाँ खड़ी होंगी, देखे होंगे ना अपने क्री प्लेस में, गाड़ियाँ खड़ी थी ना। अब हमने पीछे अब नाले के साथ में देखो 60 सीट टॉयलेट बना दिया, वहाँ ट्यूबवेल भी लग गया, ठीक है। तो पानी की एक टंकी है वहाँ पे, सिर्फ हाँ, पानी की एक ट्यूबवेल भी लग गया वहाँ पे, अब जाके देखना। और वो अगले हफ्ते में उसका चालू कर देंगे, उसको उद्घाटन कर देंगे। और वो नाला है, नाले के ऊपर से वो बना रहे हैं पुलिया टाइप, सारी गाड़ियाँ हट जाएंगी, स्वच्छता आएगी, लोग आराम से सोच के लिए जा सकेंगे। हमने विचार किया है कि हम इनको सोलर लाइट मुहैया कराएंगे। वैसे सोलर लाइट कुछ लोगों ने मतलब लगवा रखी है अपने लगवा रखी है, तो वो लाइट हम इनको मुहैया कराएंगे। वो उसमें थोड़ी सी टेक्निकल दिक्कतें हैं, तो मुझे लगता है हम जल्दी काम करा देंगे जी। कब तक हो जाएगा सर? फिर भी किरबी प्लेस के लोगों ने मतलब बहुत ज़्यादा आपसे अपील करी है कि उनसे एक बार पूछेगा, आप उनसे पूछेगा। लाइट का एग्जैक्ट डेट नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इसमें दिक्कतें क्या आती है ना, देखो जो दूसरी पार्टी कोई भी काम करते हैं, हमें 2 चीज़ों से दिक्कतें आती हैं। एक तो उस काम के लिए प्रोजेक्ट को पास कराना, ये कराना, वो कराना, तो वो तो हमारे उसमें है, लेकिन एनओसी वगैरह की दिक्कत आती है सबसे पहले। दूसरी बात, ऐसी जगह पे जहाँ पे एनओसी वगैरह हम किसी न किसी प्रकार से लेने की कोशिश करते हैं, या लोगों की भावनाओं के चलते कोई अथॉरिटी एनओसी दे भी देती है, तो उसमें फिर राजनीति आती है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने जैसे यहाँ रेहड़ी पटरी के लोग थे, परसों एसएचओ और तहसीलदार के साथ में दौरा किया, तो इनके साथ दौरा किया कि भाई इन लोगों की भी दुकानें खुल जानी चाहिए, ताकि ये लोग भी अपना रोजगार कर सकें। अब मैं राजनीति की बात कर रहा हूँ, देखो इन्होंने क्या सर्कुलेट कर रखा है कि भाई एमएलए अगर ये सारे काम करा देगा तो हम लोग क्या करें। बीजेपी वालों को दिखाता हूँ मैं, आप खुद पढ़ो। लिखा है, दिल्ली कैंट के एमएलए आम आदमी पार्टी के कल दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन के एसएचओ और तहसीलदार के साथ दिल्ली में सदर बाजार मार्केट में घूम रहा था। कोई बता सकता है कि क्यों और क्या हो रहा है, और इसका संज्ञान पार्टी को उसका संज्ञान लेना चाहिए। आप समझे भाई, मैं जनता के लोगों के बीच में घूम रहा हूँ और जनता की समस्याएं सुन रहा हूँ, प्रशासन के लोग साथ में हैं, पुलिस के लोग साथ में हैं, परंतु बीजेपी का सदर ग्रुप है, ये क्या कह रहे हैं कि भाई इसको रोको। मतलब ये चीज़ें जो राजनीति में सबसे खराब है। इनको कहना चाहिए भैया, इनकी आप भी मदद करो, ताकि ये लोग बेचारे गरीब लोगों को रोजगार मिल सके, और ये लोग अपना काम धंधा, अपना व्यवसाय अच्छी तरह से कर सकें। मेन बात आ जाती है, क्योंकि दिल्ली राजधानी है, सभी जानते हैं, तो यहाँ पर अलग अलग राज्य से लोग रोजगार के लिए आते हैं, और साधन भी यातायात के आप देखते होंगे बहुत ज़्यादा है, तो लोगों में ट्रैफिक की भी दिक्कत एक बनी हुई है। उसको लेकर क्या कोई प्लान किया है आपने? ये जितने भी रोड दिख रहे हैं ना आपको, ये कोतवाली रोड है, जहाँ से आप हॉस्पिटल के पास से आते हो, तो उसको हम इधर से फ्री फ्लो करा रहे हैं, उधर वाले को उधर से फ्री फ्लो करा रहे हैं, ताकि जाम न लगे। फिर ये रोड पूरा चौड़ा कर रहे हैं, जो फुटपाथ है, फुटपाथ को चौड़ा करके यहाँ पार्किंग बनेगी साथ में, प्लस एक 22 किलोमीटर का साइकिल ट्रैक भी बनेगा। तो रोड चौड़े हो रहे हैं, ताकि फिर ये अच्छा जो वायर है वो अंडरग्राउंड हो रही है। इसके लिए भी मैंने ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है। एक्सटेंशन वायर जो होती हैं वो अंडर ऊपर वाली है ना, वो अंडरग्राउंड हो जाएंगे। इसके लिए भी ये देखो, ये 22 लाख रुपए का रोड चौड़ा करने के लिए शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्विसेज एट सदर बाजार दिल्ली कैंट रोड, एमएलए फंड से है। जैसा आपने बताया कि मतलब ट्रांसफार्मर वगैरह भी लग रहे हैं, तो जानते हैं कि ट्रांसफार्मर जो होते हैं उनसे रेस जो होती हैं, जो निकलती हैं, वो काफ़ी हानिकारक होती हैं, तो उनको लेकर आपने ये कुछ मैनेजमेंट किया है? मोबाइल वाले कह रहे हो आप? जी। जो घरों पे जो मोबाइल टावर लगे थे वो हम हटवा रहे हैं, मैंने लेटर दे दिया है। तो 99 टावर जो है हमने नए लगवा दिए हैं, वो चालू हो रहे हैं। उसकी ना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से जो उनकी फ्रीक्वेंसी है ना वो है, तो वो हानिकारक कम है। और अभी घरों पे लगे सब हटवा रहा हूँ, सबकी चिट्ठी लिख दी है, बोर्ड को बोल दिया, डीओ वगैरह जितने भी अथॉरिटी है, तो जितने भी इलीगल जो टावर लगे वो सब हट जाएंगे। पूरे दिल्ली कैंट में मतलब मोहल्ला क्लिनिक के बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना हुआ है कि जब से मोहल्ला क्लिनिक आए हैं लोगों को काफ़ी स्वास्थ्य से संबंधी जो सावधानियाँ होती हैं वो मिली हैं, लेकिन दिल्ली कैंट में कुछ मतलब जनता का ही ये सवाल है, कहना है कि जो मोहल्ला क्लिनिक है उनमें फर्स्ट एड सुविधा ठीक नहीं है। इस पर मतलब आपने कभी दौरा किया है इस बारे में?
दिल्ली कैंट में अभी 2 मोहल्ला क्लिनिक है मात्र, एक पुरानी नांगल में, एक महराम नगर में। एक पोली क्लिनिक हमने पास करा रखी है जरेडा विलेज में, और कुछ जो छोटी क्लिनिक है वो कैंट बोर्ड की तरफ से भी चल रहे हैं, जैसे नैरना में झुग्गियाँ है, इंदिरा मार्केट, वहाँ पे। आगे आने वाले कार्यकाल में आप मतलब किन मुद्दों के साथ आएंगे, क्या करना चाहते हैं आप जनता के लिए आगे? मेरी एक ही मंशा है कि जितने भी यहाँ पे गांव हैं, सभी गांवों में कम्युनिटी सेंटर बने, पानी की व्यवस्था हो, वहाँ पे गलियाँ पक्की रहें, वहाँ पे पार्क्स बने। अब खेल के लिए मैं विशेषतर कोशिश कर रहा हूँ। मैंने हालांकि कई जगह बास्केटबॉल कोर्ट वगैरह बनवाए हैं आर्मी एरिया में, परंतु सिविल एरिया में मैंने प्रपोजल दिया था कि भाई जगह जगह पे हम बैडमिंटन कोर्ट बना दें और बास्केटबॉल कोर्ट बना दें। तो हम ये जगह देख रहे हैं, एक आध क्रिकेट के लिए अगर हमें जगह मिलेगा, हमने देखा है एयरपोर्ट के सामने जगह है, तो मैंने उनसे बात भी किया थोड़ी सी, तो उन्होंने कहा कि हम दे देंगे जगह, पर सारी की सारी लैंड जो है डिफेंस की है, तो लैंड का इशू ज़्यादा है यहाँ पे, तो हैंड ओवर करने में उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो हमारा अगला ये है कि भाई खेल की व्यवस्था करें हम। अच्छा सर, आपके विपक्षी दल के नेता ही हैं मनीष सिंह, जिन्होंने मतलब कि ये आरोप लगाया है कि रोजगार को एकदम जीरो रखा गया है। रोजगार के लिए आपने मतलब कोई नीति बनाई है, अपनी कोई रणनीति बनाई है? देखिए, आपने न्यूज़ में देखा होगा 13.8 करोड़, अप्रोक्सीमेटली 14 करोड़ लोग जो है बेरोजगार हुए हैं कोरोना काल में, जिसकी सीधे सीधे जिम्मेवार केंद्र की सरकार है। आज भी हम कह रहे हैं कि आप खुद देखो, 2 प्रकार का रोजगार है, संगठित और असंगठित। ये रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, ये भी तो रोजगार है ना। तो मैंने कहा कि इनकी रेहड़ियाँ दुकानें खुलनी चाहिए, ये लोग व्हाट्सएप पर डाल रही हैं, रुकनी चाहिए, कि पार्टी संज्ञान ले, इसको रोको। हम कोशिश करते हैं कि भाई लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिले, ये कहते हैं रोको। तो जो कहने वाले लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि आप पॉजिटिव दिशा में क्यों ना जा रहे। और सबसे बड़ी इसकी जो मतलब जिम्मेवार है महंगाई की और बेरोजगारी की, वो केंद्र की सरकार है। और जो विफलता है जो कोरोना काल के दौरान हुई है, वो भी केंद्र की सरकार के कारण हुआ है, क्योंकि अब रोजगार के अवसर आएंगे कहाँ से? सारी चीज़ तो प्राइवेट कर रहे हैं। मैन पावर 10 की जगह 5 ली जा रही है। आपने देखो, एसएससी की परीक्षा होगी या आपने ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा होगी, इवन सिविल सर्विस के लोग हो गए, पहले 10-10 हज़ार लोग लिया करते थे, अब हज़ार भी नहीं ले रहे। तो इसकी जिम्मेवार कौन है? सब कुछ व्यवसायीकरण कर दिया गया है और मैन पावर को घटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो रोजगार के अवसर खत्म कर रहे हैं। ये सिर्फ केंद्र सरकार का वो है योगदान। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें, इनके जो कहने का है उसमें कोई दम नहीं है। एक आपके ऊपर मतलब एक आरोप लगाया गया था, अभी मतलब हमने सुना कि आप पहले पालम से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, आपने काफ़ी खर्चा भी किया टिकट के लिए, लेकिन वहाँ से नहीं आप मतलब लड़ पाए, तो आप यहाँ पर दिल्ली कैंट में शिफ्ट हुए। इस कथन में कितनी सत्यता है? जहाँ से पार्टी को लगा, मेरी उपयोगिता देख के या मेरी काबिलियत देख के, क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ मेरा घर है, पालम में भी मेरा घर है, यहाँ भी मेरा घर है, तो घर तो है ही, घर में ही बैठे हैं। और मैं यहाँ पे एयरफोर्स में था, मैं पहले फौजी था हूँ। काफ़ी लोग एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन जो हैं एनसीआर की दिल्ली की, वो मेरे साथ हैं। न्यू दिल्ली एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन, जिसका मैं चीफ पैटर्न हूँ। और आर्मड फोर्सेस ट्राइब्यूनल, जो सिर्फ फौजियों के केस देखता है, उसमें मैं मेरी बता रहा हूँ 25% के आसपास मेरी भागीदारी, मेरे केस हैं। तो मेरा सर्कल एक्स सर्विसमैन में बहुत है, यहाँ सारे लोग मुझे जानते हैं। अब एक आदमी को ज़्यादा एरिया में जानना तो अच्छी बात हुई कि नुकसान की बात हुई? मान लो पालम में मुझे जानते हैं, यहाँ भी मुझे जानते हैं, आरकेपुरम में भी जानते हैं मुझे। मैं आरकेपुरम का भी मुझे पार्टी ने जिम्मेवारी दी थी, शाहजेल में जाने के बाद मैं वहाँ का ऑब्जर्वर रहा हूँ। तो वहाँ भी मैंने घर घर जाके लोगों से पार्टी को मजबूत करने की अपील की थी। तो पार्टी का आदेश है, पार्टी ने जो सोचा ठीक किया। सर, अभी तो आप मतलब दिल्ली कैंट के विधानसभा कुर्सी पर हैं, आप मतलब सीट पर बैठे जनता की सेवा कर रहे हैं, तो दिल्ली कैंट के जो जनता है उनके लिए अपनी तरफ से कोई मैसेज आने वाले कार्यकाल के लिए? मैं दिल्ली कैंट की जनता से एक ही अपील करना चाहूँगा कि अगर किसी भी आदमी को कोई भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, तो मैं यहाँ बैठा हूँ, सीधे आएँ, मुझसे मिलें, और दिन रात जब भी उनको कोई परेशानी आए तो मुझसे मिल सकते हैं। मैं उनकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर हूँ, तैयार हूँ, और लोग आते भी हैं। सर, आपका इतना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मतलब बात करी, हमारे साथ जुड़े, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आप देख रहे थे दिल्ली कैंट से विधायक वीरेंद्र सिंह कादयान जी के साथ हमारी खास रिपोर्ट। तो ऐसे ही बहुत से मुद्दे और साथ में जो भी आपके प्रश्न होते हैं वो हम नेताओं से मिलकर, विधायकों से मिलकर, निगम पार्षदों से मिलकर, जो आप चाहते हैं कि आपकी आवाज़ यहाँ तक पहुँचाई जाए और जो आपके सवाल हैं वो पूछे जाएँ, लगातार पूछते रहेंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है और साथ में वीरेंद्र जी के लिए कोई सवाल है आपके मन में, तो वो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। साथ ही इस रिपोर्ट को हम यहीं पर ख़त्म करना चाहेंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। मैं रिया, कैमरा पर्सन राजे के साथ, झलको दिल्ली।